हाँ भाई बच्चों, जरा एक बार चेक करो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सभी बच्चे चेक करें, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ। हाँ हाँ भाई बच्चों, जरा मुझे एक बात बताओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। ओके, तो जल्दी से सभी लोग आ जाओ, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सर, कंडक्टेंस के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बहुत सही बेटा गौतम। केमिस्ट्री टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस। दीपक क्या कह रहे हो? दीपक क्या हो गया बताओ। हाँ बिल्कुल कराएंगे मौर्य, मौर्य बिल्कुल। बस अक्टूबर में। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? सब लोग बताएं, आवाज क्रैक कर रही है? यस, आवाज क्रैक कर रही है। यार मुझे लग रहा है ये लीड खराब हो गई है ना? आप चेक करिए। हाँ यार, आप चेक करिए, आप क्लियर है? बच्चा कह रहा है स्टिल क्रैक। ओके, अब तो मुझे मोबाइल खोलना पड़ेगा। 1 मिनट रुको भाई। हम्म अब चेक करो, देखो। अब तो सही आ रही है। अब कहाँ क्रैक हो रही भाई? ठीक तो है भाई? क्यों बच्चों, अब तो परफेक्ट है। सही है। चलो, हाँ टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। ओके, क्लास 8 से स्टार्ट कर दो सर। बिल्कुल सही है। और बताओ, और कोई ख्वाहिश? हाँ, तो चलो बच्चों, ठीक है, टाइम को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इस संडे का टेस्ट क्या है बता दिया मैंने आपको। इस संडे मेजर टेस्ट आ रहा है कि माइनर टेस्ट आ रहा है, ये बताओ मेरे को। इस संडे मेजर टेस्ट आ रहा है कि माइनर टेस्ट आ रहा है? सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा है यादव जी। ओके, माइनर। अच्छा, माइनर टेस्ट आ रहा है तो 20 क्वेश्चन रेडॉक्स के आएंगे। इलेक्ट्रो अभी नहीं दे रहा। रेडॉक्स टाइट्रेशन के 20 क्वेश्चन आएंगे।
20 क्वेश्चन रिडॉक्स टाइट्रेशन के आएंगे, ठीक है, टेस्ट में। ये टेस्ट का सिलेबस है, टेस्ट का सिलेबस ये है, 20 क्वेश्चन रिडॉक्स टाइट्रेशन के आएंगे। हाँ, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दूंगा पूरा, जो मेजर टेस्ट होगा उसमें पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दूंगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गई टेस्ट की बात। अब आ जाओ टीएसडी, लेक्चर का टेस्ट। अब लेक्चर के टेस्ट पे आ जाओ, सब लोग पेन कॉपी उठा लो और लेक्चर का टेस्ट दो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, ये डेल्टा बना हुआ है, ये डेल्टा बना हुआ है। बताइए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या सही क्या गलत, बताए सब लोग जल्दी जल्दी, रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। ओके, बताइए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या सही क्या गलत। ई स्टैंडर्ड जीरो होता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड जीरो होता है, ई सेल जीरो होता है, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होता है, बोथ आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। बोलो सब लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। यस, जल्दी जल्दी बताओ भाई। बताइए। हाँ, तो देखो आप सबको पता है कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आता है तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होता है, और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा तो ई इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला ये है, फार्मूला ये है, तो इस वजह से ई इक्वल टू भी जीरो होगा। ये देखो, तो फर्स्ट सॉरी सेकंड इज करेक्ट आंसर, सेकंड इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए टीएसडी नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग हाफ सेल, what combination of two half cell would result in a cell with the largest potential? बताओ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे बच्चे। हाँ, वेरी गुड। तो देखो ऐसे कौन से दो सेल हैं जिनका पोटेंशियल, जिनको जोड़ा जाए तो सेल पोटेंशियल मैक्सिमम मिले। ऐसे कौन से दो सेल हैं जिनको जोड़ा जाए तो सेल पोटेंशियल मैक्सिमम मिले। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि कैथोड किसको लोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। तो सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इसका है। तो फर्स्ट हो गया कैथोड, फर्स्ट हो गया कैथोड। अब फर्स्ट को किसके साथ जोड़ोगे, मैक्सिमम वोल्टेज लाना है तो फिर उसके साथ जोड़ोगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, सबसे कम इसका है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा पोटेंशियल मिलेगा, इनको आपस में जोड़ना है। तो 112 में 96 जोड़ दो, 208 हो गया। ये देखो आए, तो पहला और चौथा जोड़ा जाएगा, यस पहला और चौथा जोड़ा जाएगा तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। तो इसी बात पे सारे बच्चे बताएं दो में से किसके कितने सही, इसी बात पे सारे बच्चे बताएं दो में से किसके कितने सही। यस वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलो
अब हम बात करते हैं कल के लेक्चर की। कल मैंने क्या पढ़ाया था उसको मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, जैसे आपको पता चल जाए। एक मिनट। देखो, कल हम लोग बात कर रहे थे किस सेल की? कंसंट्रेशन सेल की। अब उसी के आगे बात करेंगे, उसी के आगे बात करते हैं। कल देखो हम लोगों ने क्या बात की। कल हम लोगों ने बात की कंसंट्रेशन सेल की। यहां से चेक करो, ये देखिए, कल मैंने आपको पहले पढ़ाया कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं। तो कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं ये मैंने पढ़ाया। तो मैंने क्या बताया, यदि दोनों हाफ सेल सेम मटेरियल के हों तो कंसंट्रेशन सेल होता है ना। इफ एनोड एंड कैथोड आर सेम हाफ सेल विद डिफरेंट कंसंट्रेशन, दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। मतलब जो एनोड हाफ सेल है वही कैथोड हाफ सेल हो। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ई सेल स्टैंडर्ड जीरो होता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड जीरो होता है। ई सेल जीरो नहीं होता, डेल्टा जी जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, फिर मैंने बताया कंसंट्रेशन सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। यदि दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, और दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इसके एग्जांपल मैंने आपको ये दिखाए, ये देखो, जैसे ये भी हाइड्रोजन हाफ सेल है, ये भी हाइड्रोजन हाफ सेल है। इसमें देखो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग है। यहां पे C1 इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, यहां पे C2 इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है। तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल हुआ। ये कैसा हुआ? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन सेम है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब ये चेक करो, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है, चेक करो, ये देखो, यहां पे इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग अलग है, देखो प्रेशर अलग अलग है। तो ये एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का, ये एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का। अच्छा, फिर थैंक यू आ गया। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था, यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था, डिफिनीशन पढ़ा दी थी। अब बात आती है इन पे क्वेश्चन कैसा आएगा। तो जरा देखो इन पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो मैं आपको करना सिखाता हूं, है ना। वो मैं आपको करना सिखाता हूं कि भाई इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बच्चों, ये देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या ये कंसंट्रेशन सेल है, यस या नो? Zn/Zn2 C1 मोलर कंसंट्रेशन, Zn2/Zn C2 मोलर कंसंट्रेशन। फॉर दिस सेल डेल्टा G विल बी निगेटिव इफ, क्या ये कंसंट्रेशन सेल है? यस। देखो एनोड भी हमारा क्या है, Zn हाफ सेल है, कैथोड भी हमारा क्या है, Zn हाफ सेल है। चेक करो, एनोड भी हमारा Zn हाफ सेल है, कैथोड भी हमारा Zn हाफ सेल है। चेक कर लीजिए। हाँ, अब वो पूछ रहा है कि फॉर द सेल डेल्टा जी विल बी निगेटिव, डेल्टा जी किस सिचुएशन पे निगेटिव होगा। तो पहले तो सेल बनाओ, तो पहले देखो एनोड क्या है, Zn
से Zn पॉजिटिव, ये लिख गया एनोड, और इसका कंसंट्रेशन कितना है C1। अब कैथोड लिखो, Zn2 पॉजिटिव से Zn, ये लिख गया कैथोड, ये देखो। अब बनाइए सेल, तो सेल तो बन गया। अब ई सेल लिखो, E इक्वल टू ई सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग क्यूसी। अब जरा देखो, कंसंट्रेशन सेल का ये 0 होता है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई कंसंट्रेशन सेल की, जब ये 0 डाल दोगे तो ये ऐसे आ गया, ये देखो। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको लिखोगे नहीं, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका C2 है। अब यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव लानी है, बताओ भाई, डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NF सेल। यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव लानी है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लानी होगी। इसकी वैल्यू कैसी लानी होगी, पॉजिटिव। यदि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी। बताओ सही बात है कि नहीं, सारे बच्चे बताएं सही बात है कि नहीं। यदि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी। अब इस वैल्यू को पॉजिटिव लाना है जिसपे पहले से ही माइनस लगा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू निगेटिव लानी है। तो लॉग की वैल्यू निगेटिव कब आती है, क्या किसी को याद है, मैंने कुछ पढ़ाया है? लॉग एक्स इक्वल टू निगेटिव वैल्यू कब आती है, जब x लेस देन 1 हो, जब x लेस देन 1 हो। लॉग की वैल्यू निगेटिव कब आती है, जब x लेस देन 1 हो। तो इसका मतलब ये वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ये वैल्यू, इस वैल्यू को मुझे निगेटिव लाना है, और ये वैल्यू निगेटिव कब आएगी, जब लॉग की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसका मतलब C1 और C2 में ये रिलेशन होगा, C2 बड़ा होगा और C1 छोटा होगा, C2 बड़ा होगा C1 छोटा होगा, तब लॉग की वैल्यू निगेटिव आएगी। ये निगेटिव आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या ये बात सही है, यस। तो सी आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंसंट्रेशन सेल में करने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको कंसंट्रेशन सेल में करने को मिलेंगे, इस तरह की बात समझ पाए। अब देखो कंसंट्रेशन सेल का सीएचडी भी दे देता हूं, कल इसके सीएचडी नहीं दिए थे तो आज दे देता हूं। देखिए बच्चों, कंसंट्रेशन सेल के सीएचडी, तो सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन सेल किसको बोलोगे, सारे बच्चे बताएं कि कंसंट्रेशन सेल किसको बोलोगे, जब दोनों हाफ सेल सेम मटेरियल के हो, है ना। बोथ हाफ सेल आर सेम with different concentration of electrode or electrolyte। अच्छा, किसी भी कंसंट्रेशन सेल का क्या होगा, ई सेल स्टैंडर्ड 0, और ई सेल स्टैंडर्ड 0 हुआ तो ई स्टैंडर्ड भी 0 होगा, है कि नहीं। और यदि ई सेल स्टैंडर्ड 0 है, ई इक्वल टू 0 है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1। भाई ई सेल स्टैंडर्ड 0 है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड 0 है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है -RT ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो माइनस RT ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड 0, तो लॉग इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0, तो लॉग x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है। कोई कहे अरे सर ये क्या बता रहे हो, तो दौड़ा के मारेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सारी बातें पढ़ाई हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी स्टैंडर्ड ये नहीं होता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड ये नहीं पढ़ाया है ये। ये देखिए, अब इस बात को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। ये देखिए, अब किसी भी कंसंट्रेशन सेल की इक्वेशन क्या बनेगी, तो किसी भी कंसंट्रेशन सेल की इक्वेशन ये बनेगी, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन n log QC। ये इक्वेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि ई सेल स्टैंडर्ड 0 है। क्यों? क्योंकि ई सेल स्टैंडर्ड 0 है, तो सेल इक्वेशन ये बनेगी। सेल इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी इसकी। किसी भी कंसंट्रेशन सेल की इक्वेशन ये बनेगी, किसी भी कंसंट्रेशन सेल की सेल इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी। ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन n log QC, एनी कंसंट्रेशन सेल की सेल इक्वेशन हमारी ये बनेगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर है। और क्या कोई क्वेश्चन हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ध्यान दो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सभी बच्चे बहुत आसानी से और आराम से करेंगे। देखो प्लेटिनियम, ठीक है, P1 प्रेशर, हाइड्रोजन गैस ऑब्लिक HN इक्वल्स सॉल्ट ब्रिज HN इक्वल्स ऑब्लिक प्लेटिनियम गैस P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर PT। ये एक सेल है, ठीक है। कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन P1 and P2, calculate relation between P1 and P2 when above cell is spontaneous। जब सेल स्पॉन्टेनियस होगा उस समय P1 और P2 की कंडीशन क्या होगी, P1 बराबर होगा P2 के, P1 बड़ा होगा P2 के, P1 छोटा होगा P2 से, या फिर कैन नॉट से एनीथिंग, हम कुछ नहीं कह सकते। अब जरा देखो, पहले ये बताओ ये किस तरह का सेल है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है या इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है। क्या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब वो सेम होगा। क्या HN का कंसंट्रेशन दिया है, दोनों में चेक करो, नहीं, इसका मतलब HN का कंसंट्रेशन सेम है, तो ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है। देखो हाइड्रोजन का प्रेशर अलग अलग है। अब वो पूछ रहा है ये सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा,
यदि स्पॉन्टेनियस के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, और डेल्टा जी निगेटिव होने का मतलब ई सेल पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा जी निगेटिव होने का मतलब ई सेल पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब ई सेल पॉजिटिव कब होगा, तो पहले सेल बनाओ, देखो कहां से कहां जा रहा है, 0 से +1 बनाओ, ये हुआ 0 और ये हुआ हमारा +1, बैलेंस करते रहिए, 2 हाइड्रोजन है ऐसे। इसका प्रेशर कितना है, P1 एटमॉस्फेयर। फिर ये क्या हो रहा है, +1 से 0, तो ये आ गया +1 और ये आ गया हमारा 0। इसका प्रेशर P2 एटमॉस्फेयर। अब सेल बन गया। अब सेल की इक्वेशन लगा लो, ई सेल इक्वल टू -0.591 अपॉन एन, एन की वैल्यू 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन, लॉग प्रेशर ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट। ये कट जाएंगे, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं जाएगा, क्यों, इक्वस आयन लिखे जाते हैं, इक्वस आयन लिखे जाते हैं, मगर इक्वस आयन का प्रेशर कंसंट्रेशन क्या है, सेम। जब नहीं दिया गया है तो सेम मानोगे, और चाहो तो आप लिख लो, ये मान के चल लो कि मैंने दे दिया, ये लो, ये लो मैंने दे दिया। वैसे ना दिए जाए तो इक्वल माना जाता है, मगर आप चाहो तो दे भी देता हूं। ये देखो, अब हमें ई सेल पॉजिटिव लाने के लिए क्या रिलेशन चाहिए, हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव लानी है। अब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव लाने के लिए क्या चाहिए, ये वैल्यू निगेटिव चाहिए। तो log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू कब होता है, जब x लेस देन 1 हो। इसका मतलब x की जगह क्या है, P2 अपॉन P1, एक से छोटा होना चाहिए, तो P2 छोटा होना चाहिए, P1 बड़ा होना चाहिए, P2 छोटा होना चाहिए, P1 बड़ा होना चाहिए। सही है, सब लोग आंसर बताओ। सब लोग आंसर बताओ, सही है, यस जल्दी बताओ। अरे बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। टेस्ट का सिलेबस क्यों नहीं आ रहा है, शर्मा जी? टेस्ट का सिलेबस तो मैं डेली सुबह क्लास में बता ही देता हूं। शर्मा जी, टेस्ट का सिलेबस तो मैं डेली क्लास में बताता हूं यार। यदि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर ना दिया हो तो, यदि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर नहीं देगा तो आप 1 मानोगे। यदि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर ना दे तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 माना जाता है, 1, है ना। ये देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन कंसंट्रेशन सेल में बनेंगे, और ये हमारा कंसंट्रेशन सेल हो गया। ये देखिए आप, अब बात आती है इसके बाद की। अब इसके बाद की जो बात है ना बच्चों, वो आपको क्या है, कैसे करनी है, अब वो मैं आपको सिखाता हूं, जरा आप बहुत अच्छे से जानिए, ठीक है। देखो, अब हमारा 2 पोर्शन खत्म हो गए, कंडक्टेंस वाला पूरा पोर्शन खत्म हो गया और सेल वाला पूरा पोर्शन खत्म हो गया। अब बचता है कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन, कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं, तो उससे पहले हेडिंग करते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ हाफ सेल, हाफ सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल। किसी हाफ सेल का पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है, एक्सपेरिमेंटली। अब हम ये मेजर करते हैं, मान लो कोई हाफ सेल है, इसका पोटेंशियल कैसे निकाला गया होगा, तो इसको मेजर करना आपको सिखाते हैं। क्यों, क्योंकि अगली हेडिंग इसी से रिलेटेड है। तो देखो, मैंने आपके लिए एक हाफ सेल बनाया, एक फुल सेल बनाया। क्या है फुल सेल, देखो जरा सब लोग अच्छे से,
देखिए एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है कि नहीं? यही तो होता है अपने में। अब देखो ये हमारा एक ये देखो ये एक कंपार्टमेंट है। अब गौर से समझिएगा, जब हम ई सेल निकाल रहे होते हैं तो ई सेल कैसे निकालते हैं? ई सेल निकालते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब हमें किसी हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं पता है, तो हम किस तरह से निकालें इस चीज को? हमें किसी हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं पता है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिएगा जरा गौर से, देखिए एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला जाता है। देखो ये मैंने हाइड्रोजन हाफ सेल बनाया, ये क्या बना रहा हूं? हाइड्रोजन हाफ सेल बना रहा हूं आपके लिए। देखो या एक मैंने क्या ले लिया, एक मैंने हाइड्रोजन हाफ सेल ले लिया और एक कोई मेटल मेटल आयन हाफ सेल ले लिया। एक मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन हाफ सेल ले लिया और एक कोई मेटल मेटल आयन हाफ सेल ले लिया। ठीक है, ये देखिए ये हाइड्रोजन हाफ सेल हो गया आपका, ठीक है। अब ये देखो भर गया पानी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट। ये देखिए इनको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया, एक सॉल्ट ब्रिज से ये देखो ये मैंने इनको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। ये देखिए ये मैंने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज का हो गया इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आप सबको पता है कि सॉल्ट ब्रिज में अलग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये भर गया सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट। ये अपना सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट है। ये देखिए, देखिए बच्चों गौर समझिए, ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है। जरा प्लेटिनियम की चकती बना देता हूं। ये प्लेटिनियम का वायर आया और ये प्लेटिनियम की चकती लगी है। ये देखो ये प्लेटिनियम की प्लेट लगी है। ये लगा दी देखो ऐसे, और ये हो गया प्लेटिनियम वायर ऐसे। अब जरा देखिए बच्चों, इसको मैंने क्या किया, इस पर भी वायर लगा है, इनको हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, दोनों को, ठीक है ऐसे। अब आप चेक करो, ये सपोज करो मेटल की रॉड है Zn, मैंने ये Zn रॉड ले ली और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ये हमारा HCl का सॉल्यूशन है, मैंने यहां HCl का सॉल्यूशन ले लिया और यहां से हाइड्रोजन गैस पास करा दी विद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सेल बन गया है। अब जब सेल बन जाएगा
तो वोल्टामीटर क्या करेगा, वोल्ट की रीडिंग पढ़ेगा। जब सेल बन जाएगा, थोड़ा अच्छा बनाओ, जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा सेल भी है ना, सारा रिलेशन अच्छा सेट करो, अच्छे से वोल्टामीटर दिखाओ। ओए भाई तार टूट गया है, तार जोड़ दो। हाँ, अब गौर से देखो, ये हमारा सेल वोल्टेज बना, ठीक है। अब इस बात को बातें नहीं करो, अभी 2 क्लास हैं, आज की क्लास है, आज की क्लास के बाद कल की क्लास है, कल शायद खत्म हो जाएगा या फिर हो सकता है परसों भी जाए। तो गौर सुनिए, अब ये एक सेल बना है, अब इसका सेल वोल्टेज कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे। हम हमारा वोल्टेज रख देते हैं, तो जरा रखो, सेल वोल्टेज हमारे पास ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कहां पे आ जाएगा, यहां पे हमारे पास सेल वोल्टेज दिखने लगेगा। जैसे ही सेल मिला तो सेल वोल्टेज यहां पे दिखने लगेगा, दिखने लगेगा। वोल्टामीटर क्या करेगा, वोल्टेज की रीडिंग बताने लगेगा कि इन 2 सेल के मिलाने से इतना वोल्टेज जनरेट हो रहा है ना। तो सेल वोल्टेज मिल गया। ये वोल्टेज हमें नहीं पता है, ये वोल्टेज हमें नहीं पता है, क्यों, इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। अब रिडक्शन वोल्टेज, तो इसमें से रिडक्शन का काम कौन करेगा, इन दोनों में से रिडक्शन का काम कौन करेगा, हाइड्रोजन या जेडन। तो वो करेगा जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा वो रिडक्शन का काम करेगा, जिसका कम होगा वो ऑक्सीडेशन का काम करेगा। तो सपोज करो कि यहां पे मैंने डाल दिया रिडक्शन पोटेंशियल, देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे मैंने डाल दिया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये देखो, अब सारे बच्चे गौर से सुनेंगे। अब ये वैल्यू हमें मिल गई है, ये वैल्यू हमें गिवन है, क्यों, क्योंकि वोल्टामीटर ने यहां लिख के दे दिया है। अब हाफ सेल पोटेंशियल मेजर कैसे किया जाए, तो हाफ सेल पोटेंशियल मेजर करने के लिए क्या सपोज कर लिया गया, यदि हम इनमें से किसी के हाफ सेल को 0 सपोज कर लें, यदि हम इनमें से किसी के हाफ सेल को 0 सपोज कर लें, तो देखो दूसरे का हाफ सेल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, ये देखो, डरना नहीं कोई बच्चा, यदि मैं इसको 0 डाल दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब जब 0 डाल दिया तो जरा बताओ, हाइड्रोजन हाफ सेल की वैल्यू जब आपने 0 डाल दी तो जेडन के हाफ सेल की वैल्यू कितनी आ गई, जेडन के हाफ सेल की वैल्यू आ गई सेल पोटेंशियल के बराबर। ये देखो आ गई कि नहीं, और सेल पोटेंशियल हमें मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, रीडिंग में। सेल पोटेंशियल हमें कहां मिल जाएगा, रीडिंग में। क्या हुआ, फिर से समझ लो, अब हम उल्टा काम कर रहे हैं। अभी तक क्या करते थे, 2 हाफ सेल पोटेंशियल डाल के सेल पोटेंशियल निकालते थे, मगर अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किसी ने हाफ सेल पोटेंशियल कैसे निकाला होगा, किसी हाफ सेल का पोटेंशियल निकला कैसे होगा पहली बार, क्योंकि पोटेंशियल का हमेशा डिफरेंस मिलता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहां मेजर करते हो, तो कैसे किया होगा, तो देखो कैसे किया उन्होंने एक सेल बनाया, और सेल बनाने से क्या हुआ, सेल पोटेंशियल की रीडिंग आ गई। ये देखो, अब इसमें से एक हाइड्रोजन है एक जेडन है, तो मैंने क्या किया, सपोज कर लिया कि हाइड्रोजन हाफ सेल की वैल्यू 0 है, मैंने हाइड्रोजन हाफ सेल की वैल्यू 0 डाल दी। इससे क्या हुआ, दूसरे हाफ सेल का पोटेंशियल आ गया, और कितना आया, सेल पोटेंशियल के बराबर, और सेल पोटेंशियल की रीडिंग यहां मिल जाएगी। ऐसे ही मैंने क्या किया, गौर सुनना, ऐसे ही मैंने क्या किया, अब जिंक हटाया, जेडन, अब जिंक हटाया, और जिंक हटा के कॉपर लगा दिया, तो कॉपर की वैल्यू मिल गई। जिंक हटा के Fe लगा दिया तो फिर Fe की वैल्यू मिल जाएगी। जिंक हटा के, ठीक है, निकल लगा दिया तो सेल पोटेंशियल आएगा, तो निकल की वैल्यू मिल गई। इस तरह से मैंने सारे हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हाफ सेल, क्योंकि हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया है कि हाइड्रोजन हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, हाइड्रोजन हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। तो हाइड्रोजन हाफ सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मानते हुए
हमने सभी हाफ सेल के पोटेंशियल निकाल लिए। कैसे निकाले, बात समझ पाए? अभी जिंक लगा है तो जिंक का आ गया, अब कॉपर लगा दिया तो कॉपर का आ गया, सिल्वर लगा दिया सिल्वर का आ गया, एफई लगा दिया एफई का आ गया, निकल लगा दिया निकल का आ गया। क्यों? जैसे ही सेल बनेगा तो सेल का पोटेंशियल तो आएगा। कभी ये ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, कभी ये रिडक्शन कर रहा होगा। आपको पता है कोई एक पोटेंशियल आ जाए तो दूसरा अपने आप मिल जाता है। तो इस तरह से हमने सबका पोटेंशियल निकाला, मगर इस सबके पोटेंशियल को निकालने में हमने किया क्या है, हाइड्रोजन हाफ सेल के पोटेंशियल को जीरो सपोज किया है। तो जरा देखो, इसी वजह से हाइड्रोजन हाफ सेल को बोला जाता है रिफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है? रिफरेंस इलेक्ट्रोड। रिफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब जिस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में सबके पोटेंशियल निकाले गए हैं, और इसीलिए हाइड्रोजन हाफ सेल की आरपी वैल्यू या हाइड्रोजन हाफ सेल की ओपी वैल्यू, स्टैंडर्ड आरपी वैल्यू या स्टैंडर्ड ओपी वैल्यू को जीरो सपोज किया गया है। जीरो सपोज किया गया है, होता नहीं है जीरो, मगर जीरो माना गया है। माना इसलिए गया है कि जैसे सभी हाफ सेल का पोटेंशियल निकाला जा सके, इसीलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाइड्रोजन हाफ सेल को क्या कहते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में सबका पोटेंशियल काउंट किया गया है। जिसके रिस्पेक्ट में सबका पोटेंशियल काउंट किया गया है। ये 2 लिखा है बेटा, 1 नहीं है। जिसके रिस्पेक्ट में सबका पोटेंशियल काउंट किया गया है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्या? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसको जीरो माना गया है। इसको क्या? जीरो सपोज किया गया। बट स्टैंडर्ड को जीरो सपोज किया गया है, नॉर्मल को जीरो नहीं सपोज किया गया है। स्टैंडर्ड को जीरो सपोज किया गया है, नॉर्मल को जीरो सपोज नहीं किया गया है। ये जीरो के इक्वल नहीं है, ये जीरो के इक्वल नहीं है। ये देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, नॉर्मल जीरो नहीं है, स्टैंडर्ड जीरो सपोज किया गया है। यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो है, नॉर्मल को जीरो सपोज नहीं किया गया है। आपको ध्यान होगा कि एक क्वेश्चन में मैंने अपनी तरफ से डाले थे, कल अपनी तरफ से इसी वजह से डाले थे क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल को जीरो सपोज किया गया है ना। ये जीरो सपोज किया गया। बात समझ पाए सब लोग? अब जितने भी हाफ सेल आए उनकी एक सीरीज बना दी गई, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक सीरीज बना दी गई। भाई मान लो सबके मैंने हाफ सेल पोटेंशियल निकाले, तो किसी की वैल्यू ज्यादा है, किसी की वैल्यू कम है। तो वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू कम है, तो हमने क्या किया, सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक सीरीज बना दी इंक्रीजिंग ऑर्डर की। उसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसी को नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर से देखो, किसी हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है? किसी हाफ सेल को पोटेंशियल को मेजर करने का तरीका यह है कि हम किसी एक सेल को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लेते हैं। मतलब किसी एक हाफ सेल का पोटेंशियल अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं। तो वो सेलेक्ट किया गया हाइड्रोजन हाफ सेल और उसके पोटेंशियल को माना गया जीरो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल को जीरो माना गया। फिर उसके रिस्पेक्ट में सभी हाफ सेल के पोटेंशियल काउंट कर लिए गए। अब जब सभी हाफ सेल के पोटेंशियल काउंट हो गए तो फिर मैंने उनकी एक सीरीज बना दी। उस सीरीज का नाम रखा गया क्या? उस सीरीज का नाम रखा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज को हम लोगों ने क्या कहा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज का नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया
केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है ये समझाता हूं। इसको कहते हैं ईसीएस सीरीज। जरा समझो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है जरा देखो, ये क्या होती है गौर से बताना, सब लोग गौर सुनना। ये जितने वोल्टेज थे इनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर दिया तो जो सीरीज बनी उसी का नाम रखा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, देखिए, अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मस्ट, ये देखो स्टैंडर्ड आरपी, अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल in increasing या डिक्रीजिंग ऑर्डर with reference of standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ईसीएस सीरीज क्या है, ईसीएस सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखी है, एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखी है। एनसीईआरटी में कैसे लिखी है, एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज लिखी है। वहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखी है एनसीईआरटी में, मगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की लिखूंगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज से क्वेश्चन निकालना आसान होता है। मैं किसकी लिखूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर की। बट हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखेंगे। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि बच्चों को लगे कि यार एनसीईआरटी में क्या चल रहा है। हम लोग कैसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज से क्वेश्चन निकालना आसान होता है, ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्ट से मैच करती है, इसलिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखेंगे। अब वो सीरीज क्या है, कैसे लिखी जाती है, कैसे याद करनी है, वो अब मैं आपको सिखाता हूं, बस एक सेकेंड रुक जाओ, जरा इन सारे पेजों को एक जगह सही जगह पे कर दे, जैसे आपको याद करने में या समझने में दिक्कत ना आए, फिर आपको बताता हूं। देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक कहानी ऐसे 3 फ्रेंड की, जैसे 3 इडियट में थे। 3 इडियट के 3 फ्रेंड का क्या नाम था, 3 इडियट के 3 फ्रेंड का नाम क्या था,
किसी बच्चे को याद है? मेरे को याद नहीं है। एक का नाम तो नहीं यार, नाम ही याद नहीं है किसी का। बांगड़ू का नाम याद है सिर्फ। 3 इडियट के 3 फ्रेंड का नाम क्या था, किसी को याद है यार? जरा बताओ चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नाम बताना जरा। एक राजू रस्तोगी, हाँ रेंचो, और एक कौन था? एक क्या लिखा है? राजू रस्तोगी, रेंचो और फरहान। तो कितने हो गए? 3 लोग हो गए, 3 लोग हो गए। एक राजू रस्तोगी हो गया, एक फरहान हो गया, एक कौन था? 2 ही तो बताया तुम लोगों ने, राजू रस्तोगी, फरहान और अच्छा रेंचो। रेंचो नाम था शायद उसका, आमिर खान का। राजू रस्तोगी किसका नाम था? राजू रस्तोगी उसका नाम था, क्या नाम है, एक गोरा गोरा है, लंबा लंबा है ना उसका। एंड फरहान नाम था उसका, सांवला सांवला है, मोटा मोटा, उसका नाम। हाँ चलो, हाँ फरहान। अब देखो उसी तरह के 3 फ्रेंड थे, जैसे वो एजुकेशन से रिलेटेड थे, है ना, टैलेंटेड थे। इसी तरह से यहां पे 3 फ्रेंड कौन कौन से हैं? बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। गौर सुनिएगा कहानी, जैसे ये सीरीज आपको हल्की सी दिमाग में रहे, क्योंकि सीरीज याद रखना जरूरी है। कौन कौन से 3 फ्रेंड थे बताओ जरा? बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। अब देखो 3 इडियट फिल्म आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले आई होगी, आपने 1 या 2 बार देखी होगी, आपको तीनों नाम याद है, हमें याद नहीं थे। आपको यदि याद है ना, कि एक रेंचो नाम था, एक का फरहान नाम था, एक का राजू रस्तोगी नाम था, है कि नहीं? मगर यहां 3 फ्रेंड कौन कौन से हैं? बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। क्या 3 फ्रेंड थे? कौन कौन? बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। अब ये तीनों ऐसे स्टूडेंट तो है नहीं, ना साइंटिस्ट हैं, तो अपना दबा के खाते थे, पीते थे। समझ गए होगे पीने से मतलब? वो दबा के खाते थे, दबा के आराम से अल्कोहल पीते थे। अब यार जब ऐसा करोगे तो लीवर और किडनी में इफेक्ट आएगा ही आएगा, है ना? एमडी सर ने बताया ही होगा कि ज्यादा पीने से लीवर और किडनी पे इंपैक्ट आता है। तो भाई उनके लीवर और किडनी पे इंपैक्ट आ गया, खराब होने लगे, तबीयत खराब होने लगी, है ना? बाबा साइकिल को जानते हो, पंजाब का पॉप सिंगर था। कुमार सानू हिंदी फिल्मों के सिंगर है, और मोहम्मद अली यूएस के वर्ल्ड के बहुत बड़े बॉक्सर थे। वो मतलब नंबर 1 में काउंट होते थे उस जिस जमाने में वो थे। अब तो वो नहीं रहे। उसके बाद माइक टाइसन और ये सब आए हैं, ठीक है ना? मोहम्मद अली। तो बाबा सहगल, मोहम्मद अली और कुमार सानू 3 फ्रेंड थे। अब जब खाएंगे पिएंगे तो यार उनके लीवर खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगे। अब खराब हो गए। अब इंडिया में जब लीवर और किडनी खराब होंगे तो आप हॉस्पिटल जाओगे। हॉस्पिटल कहाँ है? या तो दिल्ली या मुंबई। आज से 30 साल पहले तो 2 ही जगह मेन हॉस्पिटल थे, दिल्ली या मुंबई। तो वो सब मुंबई चले गए। क्यों? अब गाना आना गाने वाले मुंबई में ही रहेंगे ना, तो मुंबई गए। अब मुंबई जाके उन्होंने क्या किया? अपनी किडनी इडनी और लीवर को ठीक कराया। अब जब यार किडनी लीवर ठीक कराओ, ऑपरेशन ऑपरेशन होगा तो लोग कमजोर तो हो ही जाते हैं, है कि नहीं? ढीले ढाले तो हो ही जाते हैं। तो बाबा सहगल ने कहा यार चलो पंजाब चलो, है ना? पंजाब चलो। पंजाब का खाना रिच है। रिच का मतलब वहां पे तेल घी ये ज्यादा खाया जाता है। जैसे यूपी बिहार में भी तेल और घी खाया जाता है, मगर मसाले स्ट्रॉन्ग नहीं खाए जाते। पंजाब में मसाले स्ट्रॉन्ग खाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग मसाले खाए जाते हैं। अब जैसे यूपी बिहार में सादा खाना होगा, तेल घी सब खाएंगे, मगर जैसे वो खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, है ना, इस तरह की चीजें। पंजाब में अपोजिट है, वहां खाया जाएगा दाल मखनी, लच्छा पराठा, ठीक है ना, छोले भटूरे, छोला कुलचा, और ये सब काफी हैवी फूड होते हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि ये हुआ कि ठीक है यार अपनी इलाज कराओ। तो इलाज कराने के बाद क्या हुआ? बाबा साइकिल ने कहा चलो यार मेरे घर चलो, पटियाला। बाबा साइकिल पटियाला का था, तो कहा चलो मेरे घर चलो, तुम लोगों को कुछ खिलाएंगे, आप लोगों की तबीयत ठीक हो जाएगी, मतलब थोड़ी सेहत बन जाएगी। तो सब लोग
पटियाला चले आए। तो एज यूजुअल, हाँ हाँ हाँ, पश्चिम बंगाल में जैसे शायद मछली चावल चलता है। मैं एक्चुअल में उधर ज्यादा गया नहीं तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, दोस्तों के थ्रू जितना पता है वो पता है बस, है ना। बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, इन जगहों का सब मैं बता दूंगा क्योंकि ये बेल्ट है जहां मैं घूमता रहता हूँ। हाँ, जयपुर मतलब राजस्थान, इनका बता दूं, मध्य प्रदेश इनका बता दूंगा, है ना। तो चलो अब पढ़ाने की बात करते हैं। तो यार क्या हुआ, जैसे हर फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है, इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग हो गई। अब इस कहानी को थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा लो, अब इस कहानी को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो। कौन कौन, 3 फ्रेंड थे। कितने फ्रेंड थे? 3। कौन कौन? बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली और गुरु। बच्चों इसी ऑर्डर में नाम याद रखना, ध्यान रखना, ये कोई कहानी नहीं है, इसी ऑर्डर में नाम याद रखना, बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। क्या किया? खाते पीते थे, क्या खराब हो गई? किडनी या लीवर। कहां गए? मुंबई गए। क्या कराया? ऑपरेशन कराया। वापस कहां आए? पटियाला आए। बस सीक्वेंस समझ गए क्या? लीवर पेशेंट थे, कौन? बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। ठीक है, क्या हो गया? किडनी और लीवर खराब हो गई। कहां गए? मुंबई गए। क्या कराया? ऑपरेशन कराया। कहां आ गए? पटियाला आ गए। बस इसी को याद रखो। क्या? लीवर पेशेंट थे, कौन? बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। क्या कराया? किडनी और लीवर का ऑपरेशन कराया। कहां जाकर? मुंबई जाकर। वापस कहां आए? पटियाला आए। है, अब इसको सीक्वेंस में दे रहा हूं, अब मैं इसका सीक्वेंस बना रहा हूं। ठीक है, लीवर पेशेंट, अब सीरीज याद करा रहा हूं। क्या? लीवर पेशेंट, बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। लीवर पेशेंट, बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। मुंबई जाकर, लीवर पेशेंट, बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। कहां गए? मुंबई। मुंबई जाकर तीनों लोग क्रोमोसोम, आयरन की, किडनी का, अब देखो किडनी थोड़ी तो अच्छी होगी ना यार, थोड़ी तो डरावनी टाइप की होगी। तीनों लोग क्रोमोसोम, आयरन की, किडनी का ऑपरेशन कराया। और ऑपरेशन कहां के कहां है? पटियाला। तो यही चीज आपको बहुत अच्छे से सीक्वेंस में बोलनी है। ये देखिए, गौर सुनो, देखो लीवर पेशेंट, पहले ये मैं बाद में बताता हूं, पहले आप ये पढ़ो। लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। मुंबई जाकर क्रोमोसोम, आयरन की, किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। तो क्या है सीरीज? लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। मुंबई जाकर क्रोमोसोम, आयरन की, किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल सिल्वर का हमसे लेने, ठीक है, पटियाला आए। तो ये जो सीरीज है ये कैसे याद रखनी है, इसमें क्या सीक्वेंस बनेगा मैं आपको बता देता हूं। पहले क्या? लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। कहां गए? मुंबई। तो लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम, आयरन की, किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल सिल्वर का हमसे लेने पटियाला आए। तीनों लोग हाई कैप्सूल सिल्वर का हमसे लेने पटियाला आए। तो क्या हुआ? लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम, आयरन की, किडनी को निकलवाकर हाई कैप्सूल सिल्वर का हमसे लेने पटियाला आए। अब देखो यार, अब इसकी सेटिंग बताता हूं, देखो लीवर मतलब एलआई, तो सबसे कम पोटेंशियल, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है? एलआई का। +1 से 0, -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आपको पोटेंशियल की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे कम है इसलिए मैंने दिया है। मेरी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। हमारी सीरीज क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और एनसीईआरटी में सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर की लिखी है, मतलब एनसीईआरटी में लिथियम सबसे नीचे होगा और हमारे में सबसे ऊपर है। क्यों? हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कोई रोने धोने लगे। ये मैं बात पहले ही लिखा दी है, इसीलिए ये बात मैंने पहले ही लिखाई है। ये देखो, ये देखो। तो देखो, लीवर पेशेंट, लीवर मतलब एलाई, लीवर मतलब एलाई, पेशेंट, पेशेंट मतलब पोटेशियम। थोड़ी सी सेटिंग को ध्यान रखना, ये मेरी सेटिंग है तो मुझे तो याद रहती है, आपको एक दो बार लिखोगे ना, आप लिखोगे फिर सिंबल मिलाओगे तो याद रहेंगे आपको भी, है ना। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, देखो लीवर मतलब एलाई, पेशेंट मतलब पोटेशियम, बाबा मतलब बीए, सहगल मतलब एसआर। अब जैसे सहगल में थोड़ी सेटिंग है ना, सहगल मतलब एसआर, कुमार में सेटिंग, कुमार मतलब सीए, कुमार मतलब सीए, सानू मतलब सोडियम, कुमार मतलब सीए, सानू मतलब सोडियम। ये देखो, लीवर मतलब एलाई, पेशेंट, पेशेंट मतलब पोटेशियम, बाबा बीए, सहगल एसआर, है ना, सानू, सानू मतलब सोडियम। ये देखो, मोहम्मद मतलब एमजी, अली मतलब एल्युमिनियम, मुंबई मतलब एमएन। अब ये ध्यान रखना है, मोहम्मद में एमजी है, मुंबई में एमएन है। जाकर मतलब जेडन, क्रोमोसोम मतलब क्रोनियम, आयरन की आयरन, किडनी मतलब सीडी, किडनी मतलब सीडी, को मतलब कोबाल्ट, निकलवाकर मतलब निकल, तीनों, तीनों मतलब देखो जरा, तीनों थोड़ा टफ है, तीनों मतलब टिन, तीनों मतलब टिन, टिन क्या होता है? एसएन, तीनों मतलब टिन, टिन क्या होता है? एसएन, लोग मतलब लेड, हाई मतलब हाइड्रोजन। अब देखो, हाइड्रोजन का हम लोगों ने कितना सपोज किया है? 0 0। इसका मतलब अभी तक माइनस से 0 तक पहुंची है। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर, मुंबई जाकर क्रोमोसोम, आयरन की किडनी को निकलवाकर, तीनों लोग हाई, ये हाई है, हाई। इसका मतलब इससे ऊपर जितने भी थे सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव था। क्यों? ये 0 0, तो 0 से पहले वाली क्या वैल्यू है? निगेटिव। क्यों? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो ना, तो 0 अब आया है, तो इसका मतलब इससे ऊपर की सारी वैल्यू निगेटिव है। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर क्रोमोसोम, आयरन की किडनी को निकलवाकर, तीनों लोग, यहां तक सब निगेटिव है। हाई, हाई 0 0, हाई 0 0। कैप्सूल, कैप्सूल मतलब कॉपर, हमसे लेने मतलब Hg, सिल्वर मतलब Ag, पटियाला मतलब Pt, आई मतलब Au। इसका मतलब सिर्फ इतने लोगों का पोटेंशियल पॉजिटिव है, सिर्फ इतने का पॉजिटिव है। क्यों? 0 के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इतने मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ पॉजिटिव है। ये देखो, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड। हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए, हाई कैप्सूल सिल्वर का, हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। तो जरा देखो, लीवर पेशेंट, लीवर मतलब एलाई, पेशेंट मतलब पोटेशियम, लीवर पेशेंट, बाबा मतलब बीए, साइगल मतलब एसआर, सानू मतलब सोडियम, है ना। लीवर पेशेंट बाबा साइगल, कुमार मतलब सीए, सानू मतलब सोडियम, मोहम्मद मतलब एमजी, अली मतलब एल्युमिनियम, मुंबई मतलब एमएन, जाकर मतलब जेडन, क्रोमोसोम एसआर, सीआर, क्रोमोसोम मतलब क्रोनियम, सीआर, क्रोमोसोम आयरन, एफई, की मतलब कोबाल्ट, किडनी मतलब सीडी, को मतलब कोबाल्ट, की का कोई मतलब नहीं, को मतलब कोबाल्ट, निकलवाकर निकल, तीनों, तीनों मतलब टिन, टिन मतलब एसएल, लोग, लोग मतलब लेड, है ना। हाई, हाई मतलब हाइड्रोजन, कैप्सूल मतलब कॉपर, हमसे लेने Hg, सिल्वर का Ag, पटियाला Pt, आए Au।
ये सीरीज है, ये सीरीज है। तो क्या सीरीज में एक एक वर्ड याद होना चाहिए? नहीं, लगभग आपको ये याद होना चाहिए। आपको क्या क्या याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे निगेटिव हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले सारे पॉजिटिव हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सीरीज क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल की है। दूसरा, ये देखो, ऊपर वालों का निगेटिव है, हाइड्रोजन का जीरो है, हाइड्रोजन के नीचे वालों का पॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन के ऊपर सारे निगेटिव है, हाइड्रोजन के नीचे सारे पॉजिटिव है, और हाइड्रोजन का जीरो है। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट, जो नीचे है, अच्छा ये मैं अभी आपको समझाता हूं, ये मैं अभी आपको समझाता हूं, है ना, ये मैं अभी आपको समझाता हूं। जरा देखो, इतनी बात सही है, सीरीज ध्यान हो गई क्या? लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, कुमार शानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने, तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। ये सीरीज है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने हैं सबका निगेटिव है, हाइड्रोजन के नीचे जितने हैं सबका पॉजिटिव है। हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है? हाई कैप्सूल सिल्वर का, हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। हाई मतलब हाइड्रोजन, कैप्सूल मतलब कॉपर, हमसे लेने मतलब Hg, सिल्वर का मतलब सिल्वर, पटियाला मतलब Pt, आई मतलब Au। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इससे मतलब क्या हुआ? अब गौर समझो, इस सीरीज में जो नीचे है ऑलवेज उसका रिडक्शन होगा, सीरीज में जो नीचे है उसका रिडक्शन होगा, सीरीज में जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? जो सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसी का तो आप रिडक्शन करते हो। पढ़ाया है पीछे, पढ़ाया है पीछे। तो कभी कभी डाटा नहीं दिया होता है, तो जब डाटा नहीं दिया होगा तो सीरीज काम आएगी। बिना डाटा के यदि वो पूछ ले कि ये बताओ सिल्वर हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल को जोड़ा गया है, अब इसमें से कैथोड का काम कौन करेगा? अब डाटा तो दिया नहीं है कि नहीं यार रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, ये कैथोड बनेगा। अब कैसे निकालोगे बिना डाटा के? तो ये सीरीज बताएगी कि सिल्वर और कॉपर को जोड़ा गया है। तो नीचे देखो कौन है, हाई कैप्सूल कॉपर आ गया, हमसे लेने Hg आ गया, सिल्वर का सिल्वर आ गया, तो सिल्वर नीचे है, तो सिल्वर कैथोड होगा, कॉपर एनोड होगा, बन गया सेल। सिल्वर कैथोड होगा, कॉपर एनोड हो गया, बन गया सेल। तो जहां पर डाटा मिसिंग होगा वहां पर ये सीरीज काम आएगी, और डाटा मिसिंग रहता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आएगा तो डाटा मिसिंग होगा। तो हल्की सी सीरीज दिमाग में होनी चाहिए कि नीचे कौन है ऊपर कौन है, बस इतना ध्यान होना चाहिए। इतना ध्यान होना चाहिए कि ये नीचे आएगा, थोड़ा बहुत मिसिंग है तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान हो कि ये नीचे आएगा। तो उसके लिए बस ये याद रखो, लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, कुमार शानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। ठीक, और अब अगला पॉइंट जरा देखो, जो नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। ईसीएस सीरीज में जो नीचे है उसका रिडक्शन होगा, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, किसी ने पूछा क्या ये सेल काम करेगा? Zn प्लस Cu पॉजिटिव इक्वल टू Zn पॉजिटिव प्लस कॉपर, क्या ये सेल काम करेगा? बिना डाटा के, बिना डाटा के कोई पूछ रहा है क्या ये सेल काम करेगा, तो मैं देखूंगा नीचे कौन है, कॉपर और जिंक में नीचे कौन है। मैंने पढ़ा लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर, जाकर Zn आ गया, Zn आ गया, अभी तक कॉपर नहीं आया, मुंबई जाकर Zn आ गया, मुंबई जाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल कॉपर आया, कॉपर अब आया, तो कॉपर नीचे है, तो कॉपर का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। क्या कॉपर का रिडक्शन हो रहा है? हाँ, तो इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस सेल है, ये काम करेगा। अब देखो उल्टा लिख गया है, अब उल्टा लिखा है। अब क्या पूछा जा रहा है? ये सेल काम करेगा, तो कॉपर क्या है नीचे, तो कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए, यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये सेल काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये सेल काम नहीं करेगा। ये देखो ये सेल काम नहीं करेगा, है ये नीचे वाला काम नहीं करेगा। अब इसी चीज को घुमा के पूछा जाता है, और कैसे पूछा जाता है अभी देखो दिखाता हूं। इसी चीज को घुमा के पूछा जाता है,
इसी चीज को घुमा के। तो पहले पॉइंट ध्यान रखो, पॉइंट क्या है, जो ईसीएस सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। पॉइंट क्या है, जो ईसीएस सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। पॉइंट क्या है, जो ईसीएस सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, अब जरा देखो इस पॉइंट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस पॉइंट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आ जाओ। इस पॉइंट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं थोड़ा सा, जैसे आपको आइडिया लगे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने कहा जिंक रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन, आफ्टर सम टाइम ब्लू सोल्यूशन कन्वर्टेड इनटू कलरलेस सोल्यूशन, व्हाई। या जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो कुछ होगा कि नहीं होगा, बताओ। मैंने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो कुछ होगा। तो गौर सुनना, अब जिंक रॉड है, इसका मतलब Zn 0 है। अब Zn क्या कर सकता है, Zn मेटल है, वो +2 में जा सकता है, और कुछ कर सकता है नहीं। भाई ये जिंक रॉड है, इसको तुमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया ऐसे। अब ये Zn है, अब Zn की मेटल है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा Zn 2 में जा सकता है 0 से। अब Zn 2 में जाने का मतलब ये सेल्फ में क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब Zn ईसीएस सीरीज में यदि ऊपर है तो ऑक्सीडेशन कर लेगा, मगर यदि मान लो Zn सीरीज में नीचे है कॉपर के रिस्पेक्ट में तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, नीचे वाले का तो रिडक्शन होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। अब गौर सुनो, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। पहला क्वेश्चन, जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। तो जब जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालोगे तो जिंक क्या कर सकता है, जिंक अपने को सिर्फ ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्यों, क्योंकि जिंक 0 पे है। तो क्या जिंक का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो कौन कौन है, जिंक है और कॉपर है। तो इसी सीरीज में नीचे कौन है, कॉपर। तो कॉपर अपने में रिडक्शन कर सकता है, कर सकता है। क्यों, क्योंकि कॉपर +2 पे है, कॉपर यहां क्या है +2। तो ईसीएस सीरीज में कॉपर नीचे है तो कॉपर क्या करेगा, अपने में रिडक्शन कर लेगा, और जिंक क्या करेगा, अपने में ऑक्सीडेशन कर लेगा। जो सेल बनेगा स्पॉन्टेनियस होगा, जिसकी वजह से कॉपर सॉलिड बनता जाएगा, और कॉपर सॉलिड बनता जाएगा तो डिपॉजिट होता जाएगा रॉड पे। कॉपर सॉलिड रॉड पे चिपकता चला जाएगा, या तो रॉड पे चिपकता जाएगा या यहां बैठता चला जाएगा, जिसकी वजह से कॉपर +2 ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट में कॉपर+2 ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर आयन कम होते जा रहे हैं, तो जब कॉपर आयन कम होते चले जाएंगे तो ब्लू कलर क्या होगा, कलरलेस में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ब्लू कलर कलरलेस में कन्वर्ट होता चला जाएगा है। तो यदि हम जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कॉपर में रिडक्शन हो रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि कॉपर ईसीएस सीरीज में नीचे है तो कॉपर अपने में रिडक्शन कर लेगा, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा, और जो सेल बनेगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसी का उल्टा कर दो, जिंक सल्फेट में कॉपर रॉड डाल दो, कुछ नहीं होगा। जिंक सल्फेट में कॉपर रॉड डाल दो, कुछ नहीं होगा। क्यों, कॉपर क्या है नीचे, तो कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए, कॉपर 0 पे है। अब माइनस थोड़ी हो जाएगा, मेटल के ऑक्सीडेशन माइनस तो होती नहीं है, तो कॉपर तो नीचे है। अब कॉपर का रिडक्शन हो नहीं सकता है तो सेल काम ही नहीं करेगा, क्योंकि नीचे वाले का रिडक्शन करना है बाय लॉ, नीचे वाले का रिडक्शन करना है बाय थ्योरी। तो यदि कॉपर रॉड को जिंक सल्फेट में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रीजन, कॉपर का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, कॉपर का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर पहले से 0 पे है यार। कॉपर पहले से 0 पे है, अब 0 से माइनस थोड़ी जाएगा, क्योंकि मेटल है, मेटल की अपनी टेंडेंसी भी तो है। तो यहां कुछ नहीं हो रहा होगा,
यहां कुछ नहीं हो रहा होगा, और जबकि उल्टा कर दिया तो सब कुछ हो रहा होगा। जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो सब कुछ होगा, मतलब सेल काम करेगा, सेल रिएक्शन होगी। मगर उल्टा कर दो, कॉपर रॉड को जिंक सल्फेट में डालोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का रिडक्शन करना है और रिडक्शन की सिचुएशन नहीं है। कॉपर 0 पे है, अब 0 से माइनस में जा नहीं सकता क्योंकि वो मेटल है, तो कॉपर का रिडक्शन हो नहीं सकता, और कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है तो जिंक रिडक्शन कर नहीं सकता क्योंकि जिंक ऊपर है, नीचे तो कॉपर है, और नीचे वाले का हमेशा रिडक्शन करना है, नीचे वाले का हमेशा रिडक्शन करना है। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल बना बनाया, ये तो मैं समझा रहा था। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जो आपके लिए बिल्कुल बना बनाया है, अब इसका आंसर बताओ। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे थ्योरेटिकल। पढ़ो, इफ ए स्पून ऑफ कॉपर मेटल इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, एक कॉपर स्पून को फेरस सल्फेट में डाल दिया है। अब देखो, रॉड को डालना है, अब वो स्पून बोल दो, वायर बोल दो, लेयर बोल दो, मैंने आपको बताया था कुछ भी बोल सकते हो। तो कॉपर को किस में डाला गया है? फेरस सल्फेट में। अब ईसीएस सीरीज में नीचे कौन है? Fe नीचे है कि कॉपर? चेक करो, सीरीज याद करो, क्योंकि जो नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। नीचे कौन है? तो कैसे याद करोगे? लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, शानू, मोहम्मद, अली, मुंबई जाकर, क्रोमोसोम, आयरन की, आयरन यहां पर है, अभी तक कॉपर नहीं आया है, आयरन आ गया है ना। आयरन की किडनी को निकलवा कर तीनों लोग हाई कैप्सूल, अब कॉपर आया है, कॉपर नीचे, कॉपर नीचे। अब कॉपर नीचे तो कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए, कॉपर 0 पे रिडक्शन नहीं कर पाएगा, और रिडक्शन नहीं करेगा इसका मतलब सेल काम नहीं करेगा, इसका मतलब कुछ होगा ही नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं हो सकता है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, यहां पर भी कुछ नहीं होगा। क्यों? कॉपर नीचे। अब किसी को सीरीज याद करने में दिक्कत आ रही हो तो मैं बताता हूं, आप हाइड्रोजन के नीचे ही वाले याद कर लो, हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए, यदि इनमें कोई नहीं है तो इसका मतलब वो ऊपर है, सिंपल सी बात है। हाई मतलब हाइड्रोजन, कॉपर मतलब कॉपर, हमसे मतलब Hg, सिल्वर मतलब Ag, पटियाला मतलब Pt, आई मतलब Au। अब इनमें नहीं है वो एलिमेंट तो ऊपर ही होगा, तो इसका मतलब Fe ऊपर होगा। क्यों? Fe इसमें है नहीं, कॉपर नीचे, और नीचे वाले का रिडक्शन होना है, मगर कॉपर की तुमने रॉड डाल रखी है, उसका रिडक्शन हो नहीं सकता क्योंकि वो पहले से ही 0 पे है, तो इसका मतलब नो रिएक्शन, इसका मतलब नो रिएक्शन। बात समझ पाए? किस तरह के क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकली पूछे जाएंगे इस पर। अब जैसे ये देखें, अभी आप अभी ये नहीं कर पाओगे, इसको अभी पढ़ाना है मुझे, इसको पढ़ाना है, इतनी बात समझ पाए सारे लोग? इस तरह के खूब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि यदि मैं कॉपर रॉड को जिंक सल्फेट में सॉल्यूशन में डालूंगा तो क्या होगा, या मैं जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूंगा तो क्या होगा, या सिल्वर स्पून को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो क्या होगा। इस तरह के खूब क्वेश्चन आएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन ईसीएस सीरीज से निकलेंगे, और इसमें कहीं पर भी सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे तुम कह सको कि इसका रिडक्शन कराना है, इसका ऑक्सीडेशन कराना है। यदि ईसीएस सीरीज नहीं याद है तो इस तरह का कोई क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, इस तरह का कोई क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। क्लियर? क्लियर। तो इतनी बात सब लोग समझ गए? अच्छा, यदि सब लोग इतनी बात समझ गए हैं तो अब मैं आपको पढ़ाता हूं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं कि चलो अभी चला जाए, अभी पढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा पढ़ा दें फिर क्वेश्चन और देते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रोलैटिक सेल, इलेक्ट्रोलैटिक सेल, इलेक्ट्रोलैटिक सेल को ही इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलैटिक सेल क्या होते हैं जरा समझो, इनको समझो सब लोग। मैंने आपको क्या पढ़ाया था जरा बताना?
मैंने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दो तरह के सेल होते हैं। यदि आप बच्चों को याद हो तो मैंने कहा भाई सेल ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उन्हें सेल कहते हैं। याद है सबको? ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उन्हें सेल कहते हैं, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि सेल दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिनको गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ही इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब ये क्या होता है जरा देखो, इसमें क्या होता है, एक ही कंपार्टमेंट होता है, दो कंपार्टमेंट नहीं होते, एक ही कंपार्टमेंट होता है। इसमें कॉमन इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा दोनों में एक साथ काम करेगा। इसमें कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये देखो इसमें क्या है, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, और इसमें यूज की जाती है इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखो मैं इसका कंपोजिशन बता देता हूं, इसका कंपोजिशन बता देता हूं। एनोड और कैथोड दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, बोथ प्रेजेंट इन कॉमन इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंट इन कॉमन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मतलब एक ही कंपार्टमेंट होता है, एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होंगे, ऐसे उनके साथ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, ये देखो इस तरह से। अच्छा अब गौर सुनो, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इसमें एनोड कैसा होता है और कैथोड कैसा होता है। देखो एनोड और कैथोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है बताता हूं अभी। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड भी इनर्ट होता है, कैथोड भी इनर्ट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड, प्लेटिनियम वायर, ये दोनों के दोनों ऐसे होंगे, ग्रेफाइट रॉड, प्लेटिनियम वायर। इसका मतलब क्या हुआ मैं थोड़ा समझाता हूं। ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे वहां पर रॉड पार्टिसिपेट करती थी। जिंक की रॉड में, जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आयन भी निकलते थे। जिंक की रॉड किसमें कन्वर्ट होती थी, जिंक आयन में। ध्यान है, जो ग्रेफाइट है और जो प्लेटिनियम वायर है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसको दे देंगे, इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसको दे देंगे, अपना सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी वजह से इनको इनर्ट इलेक्ट्रोड नाम देते हैं, क्योंकि ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसी वजह से इनको इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंपार्टमेंट में रहते हैं, दोनों के पास कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा अगला पॉइंट समझो, वहां पर एनोड पे कैसा चार्ज था और यहां पर एनोड पे कैसा चार्ज होगा। अब जरा इसको एक्सप्लेन करता हूं।
देखो जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे, गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड पे निगेटिव चार्ज था और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, उल्टा होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे निगेटिव चार्ज होगा। मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको आप एनोड बोलोगे, जिस पे निगेटिव चार्ज है उसको आप कैथोड बोलोगे। जबकि वहां पर उल्टा था, वहां पर उल्टा था। जिस रॉड पे पॉजिटिव है वो एनोड है, जिस रॉड पे निगेटिव है वो कैथोड है। और गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है, एनोड पे निगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहां पे काम उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या काम हो रहा है? ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इसीलिए साइन पलट जाते हैं, इसीलिए साइन पलट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जस्ट उल्टा काम करता है, जस्ट उल्टा काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसका डेल्टा जी निगेटिव नहीं होता है, इसमें हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस में काम करता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। वर्क इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। आप देखो, आपकी जो बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, ये अपने आप चार्ज होती रहती है, एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस में चार्ज होती है, अपने आप नहीं चार्ज होती है कि अपने आप हमेशा चार्ज होती रहती है। गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस चलता है। यदि आपने सेटिंग कर दी तो वो अपने आप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक बंद नहीं हो जाता है। मगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, जब ही काम तब करेगा जब एक्सटर्नल एजेंट लगा हो। ये कब तक चार्ज होता है? मोबाइल कब तक चार्ज होता है? जब तक आप इसको प्लगिंग करके रखते हो। एक्सटर्नल एजेंट, पंखा कब तक चलता है? जब तक उसमें करंट जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। तो इलेक्ट्रोलिसिस सेल में क्या होता है, ये एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस में काम करता है। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा। और मैं एक बात बताने जा रहा हूं इसमें। अब क्या होगा जरा देखो बच्चों, पहले पीछे आ जाता हूं, पीछे आ जाओ। अब जरा बताओ मुझे, सारे बच्चे बताइएगा, डरना नहीं, कोई डरेगा नहीं, ठीक है? ये प्लस रॉड है, तो प्लस रॉड की ओर कौन भगेगा? प्लस रॉड की ओर कौन भगेगा? माइनस। प्लस रॉड की ओर कौन भगेगा? माइनस। तो इसके चारों ओर कौन आ जाएगा? माइनस। इसके चारों ओर कौन आ जाएगा? माइनस। अच्छा, माइनस रॉड की ओर कौन भगेगा? प्लस। माइनस रॉड की ओर कौन भगेगा? प्लस। तो इसके चारों ओर कौन आ जाएगा? प्लस। तो ये देखो, इसके अंदर जरा दिमाग लगाइएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। देखो सॉल्यूशन के अंदर डबल लेयर बन गई। ये देखो माइनस, ये एक प्लस। सॉल्यूशन के अंदर क्या बन गई? डबल लेयर बन गई। ये एक माइनस चार्ज की, एक ये प्लस चार्ज की। तो यहां पर एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, एल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एलजेपी, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एलजेपी। आप सभी को याद होगा जब मैं सॉल्ट ब्रिज पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि सॉल्ट ब्रिज की वजह से लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिनिमाइज हो जाता है या खत्म हो जाता है। मगर ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है मैंने नहीं पढ़ाया था, और मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं बीच में पढ़ाऊंगा।
है ना। और इसके लिए थैंक यू कि किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उनको पता है कि हाँ यार सर बोल रहे हैं तो पढ़ा देंगे, मतलब सही समय पे सही जगह पे बताएंगे, सही समय पे सही जगह पे बताएंगे, तो उसके लिए थैंक यू। यहां पे बताऊंगा क्योंकि यहां पे बताना आसान है, यहां पे बताना आसान है, तो इसलिए यहां पे बता देता हूं कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है क्या। देखो यहां पे सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा है, तो जब सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा है तो जो निगेटिव आयन है वो इसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे, जो पॉजिटिव आयन है इसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहां पर देखो डबल लेयर बन गई, एक इधर निगेटिव आयन की लेयर बन गई, इधर पॉजिटिव आयन की लेयर बन गई। जहां पर भी डबल अपोजिट लेयर बन जाती है वहां पर एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जहां पर भी डबल लेयर बन जाती है अपोजिट चार्ज की वहां पर एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस वोल्टेज डिफरेंस को यहां कहा जाता है एलजेपी। एलजेपी का मतलब लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, ये इस वोल्टेज की वैल्यू को इंपैक्ट डालता है, इस वोल्टेज की वैल्यू को इंपैक्ट डालता है, जिसकी वजह से गैल्वेनिक सेल में क्या किया गया, इस वोल्टेज को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया। सॉल्ट ब्रिज लगाने की वजह से निगेटिव आयन एक अलग कंपार्टमेंट में है, पॉजिटिव आयन एक अलग कंपार्टमेंट में, अलग अलग कंपार्टमेंट में। तो अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे, अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि हाँ यार ये क्या है। तो यहां पर क्या होता है, एलजेपी रहता है। एलजेपी के मतलब लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मैं लिख देता हूं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल एलजेपी, एलजेपी है ना, होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पाया जाता है, मगर गैल्वेनिक सेल में यह नहीं होता है क्योंकि वहां लगा होता है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज की वजह से डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज डेवलप नहीं हो पाती है, जबकि यहां पे डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज डेवलप होंगी, जिसकी वजह से यहां पर लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी काम करेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया कि एनोड और कैथोड दोनों सेम कंपार्टमेंट में होंगे और दोनों के लिए कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होगा। एनोड और कैथोड यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे, मतलब वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एनोड पे साइन पॉजिटिव होगा, कैथोड पे साइन निगेटिव होगा, है ना। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस में काम करेगा। इसके पास लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पाया जाता है। ये तो मैंने इसकी कुछ बातें बताई, अब ये काम कैसे करेगा ये बताता हूं। तो देखो ये काम कैसे करेगा, तो देखो काम कैसे करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम कैसे करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका वर्किंग क्या है। तो देखो अब मैं इसकी वर्किंग आपको बताता हूं, ये काम कैसे करता है। देखिए जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं बाहर से, जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं बाहर से, तो देखो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, आयन से मिलकर बना है। आपके पास कटायन होंगे और आपके पास एनायन होंगे। क्यों, आपने नाम लिख दिया है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आयन हो। तो जब आयन होंगे तो या तो कटायन होंगे या एनायन होंगे या दोनों होंगे, है ना। तो आपके पास बहुत सारे कटायन है, बहुत सारे एनायन है। तो देखो कटायन का क्या होगा, कटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कटायन का हमेशा होगा रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और एनायन क्या है, एनायन के ऊपर होता है माइनस चार्ज, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो हमेशा ध्यान रखोगे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में कैटायन का क्या होगा,
रिडक्शन, एनायन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कैटायन का रिडक्शन कराना है, एनायन का ऑक्सीडेशन कराना है। एक्सटर्नल एजेंट है करंट। आप इसको चार्ज करने के लिए चार्जर से कनेक्ट करते हो ना, वही एक्सटर्नल एजेंट है, वही एक्सटर्नल एजेंट है। ये देखो, ये आईफोन 17 है, दिख रहा है आप लोगों को, नया लाया हूं आईफोन 17, दिख रहा है आपको? एकदम मस्त। मोटो, मोटो कहाँ है, देखो मोटो कहाँ है, कहाँ है मोटो? मोटो दिख रहा है क्या? हाँ। आजकल लोग आईफोन 17 के दीवाने हुए पड़े हैं। क्यों? तो क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? बताओ, आपके हिसाब से क्या ये सही बात है, करना चाहिए, क्या ये गलत है? देखो, दुनिया में कोई भी चीज गलत और सही नहीं होती है। सही और गलत होता है सिर्फ समय, सिर्फ समय। देखो, उसी गोली से एक सैनिक अपने दुश्मन को मारता है, हम तारीफ करते हैं, क्या मारा है, प्राउड ऑफ यू। उसी बंदूक, उसी गोली से जब कोई आतंकवादी एक आम इंसान को मारता है तो हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। उसी गोली, उसी बंदूक से जब कोई एक चोर, उचक्का, डाकू घर लूटता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बुरा भरा बोलते हैं। बंदूक तो वही है। बात है कि किस जगह पे चलाई गई है और किस सिचुएशन में चलाई गई है, वक्त। इसी तरह से कुछ भी दुनिया में, मेरा पर्सनल अपना मानना है, गलत होता ही नहीं है। अब जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप यदि आईफोन 17 या किसी चीज के लिए पागल हो तो गलत है। आप यदि इलू टीलू कर रहे हो तो गलत है। आप यदि किसी तरह का नशा कर रहे हो तो गलत है। क्यों? आपके पास अभी टाइम पढ़ाई का है, खूब पढ़ाई करो। एक बार आप डॉक्टर बन जाओ, आप आईफोन 17 की लाइन में दसियों दिन लगे रहो। एक बार आप डॉक्टर बन जाओ, आप बिल्कुल इलू टीलू करो, क्योंकि आपका वो बन गया है, कैरियर बन चुका है। बिल्कुल आप सिगरेट पी सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। डॉक्टर कहते हैं एक आध फुक्की मारने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई निपट थोड़ी जाओगे। मतलब वो एक डेली लाइफ है, आप करो या ना करो। मतलब एक मैं बात बता रहा हूं, तो सिर्फ सिचुएशन गड़बड़ होती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, कोई भी चीज गलत और सही नहीं है। कोई भी चीज गलत और सही इस बात पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से की गई है, किस जगह पे की गई है, किस समय पे की गई है, किस समय पे की गई, वो गलत और सही है, वो गलत और सही है। हाँ, हाँ, आप डिफेंडर, आप गाड़ी ले सकते हो, उसमें क्या है भाई। आपने पैसे कमाए हैं, आपने सब कुछ किया है, तो आप कुछ भी कर सकते हो यार। अब ये बताओ, आप इतनी मेहनत करोगे, सपोज करो मैं कह रहा हूं कि चलो मोनू वर्मा की 5 रैंक आ जाती है, AIR 5 आ गई। अब बताओ मोनू वर्मा अपनी खुशी कैसे मनाए? अब यार खुशी कैसे मनाएगा? अपने दोस्तों को बुलाएगा, उनके साथ कुछ खाएगा पिएगा, डांस वांस करेगा, चिल्लाएगा, हल्ला मचाएगा, यही तो तरीके हैं खुशी मनाने के। या फिर वो क्या करेगा, अपनी फेवरेट चीज लेगा। मान लो उसकी फेवरेट चीज गाड़ी है, कार है, तो वो कार लेगा। उसकी फेवरेट चीज वीडियो गेम है तो वीडियो गेम लेगा। तो खुशी मनाने के तरीके हैं। तो जब कोई सक्सेस होता है तो वो खुशी कैसे मनाए? तो यदि मान लो वो कार का शौकीन है तो कारें खरीदेगा, मकान का शौकीन है तो मकान बनवाएगा, कपड़ों का शौकीन है तो कपड़े पहनेगा। उसमें उसको दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए किसी को। तो किसी को दिक्कत क्यों है? क्योंकि क्रिटिसाइज, सामने वाला क्या है, उसके पास तो कुछ है नहीं, और वो टाइम कैसे पास करे? तो दूसरों को बुरा भरा बोलना है। अब बुरा भरा बोल के टाइम पास करना है। हाँ, तुम इसके साथ भी कर सकते हो आदर्श भाई, तुम्हारी बात अलग है। तेरा मैं जश्न मनाऊंगा गर्लफ्रेंड के साथ, भाई तुम कर सकते हो।
मैं तो अपने हिसाब से बता रहा था यार, है, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा था। एक हड्डी कबर में लटकी हुई है, एक हड्डी वाइफ के हाथों में है, हम तो थोड़ी कुछ कर सकते हैं, घुमा घुमा के मारे जाएंगे, दौड़ा दौड़ा के। तुम्हारी बात अलग है, तुम कुछ भी कर सकते हो, हमें जो पता था मैंने वो बताया। अब ये इल्लू टिल्लू और ये सब हम लोग को थोड़ी पता है। हम लोग की मतलब हार्ड डिस्क में ये टर्म है ही नहीं। वो पुराने जमाने वाली हार्ड डिस्क है ना, हाँ, जिसमें 1 GB डाटा इतनी बड़ी हार्ड डिस्क में आता था। अब तुम्हारा जमाना है, इतने में 100 GB डाटा आ जाता है, तो तुम अब कुछ भी स्टोर कर सकते हो। हमारे पास इतनी बड़ी हार्ड डिस्क ही नहीं है कि मैं इतना ज्यादा स्टोर कर पाऊं। तो क्या करना है, आओ निकम्मो, पढ़ाई पे लगता है। तो करना क्या है, करना क्या है कि जो कटायन होगा उसका रिडक्शन करोगे, जो एनायन होगा उसका ऑक्सीडेशन करोगे। ठीक है, ठीक है। अब मान लो एक से ज्यादा कटायन है, तो रिडक्शन कैसे करोगे, ईसीएस सीरीज के थ्रू। यदि यदि एक से ज्यादा कटायन है, तो पहले किसका रिडक्शन करें, पहले यार इतना हिंदी तो हमको भी लिखने में टेंशन हो जाती है। तो पहले किसका रिडक्शन करोगे, फर्स्ट रिडक्शन किसका करना होगा, रिडक्शन डन बाय ईसीएस सीरीज, ईसीएस सीरीज, ईसीएस सीरीज के थ्रू रिडक्शन करोगे। मतलब जो ईसीएस सीरीज में नीचे है उसका पहले रिडक्शन करोगे, जो ईसीएस सीरीज में नीचे है उसका पहले रिडक्शन करोगे, यदि एक से ज्यादा कटायन है। अब एक से ज्यादा एनायन है तो भी यही है, जो ईसीएस सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन करोगे, जो ईसीएस सीरीज में नीचे है उसका पहले ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा वो मैं बता देता हूं। देखो, निगेटिव आयन की ईसीएस सीरीज क्या है, ये देखो, निगेटिव आयन की ईसीएस सीरीज क्या है, ये देखिए, ये देखो, ये मतलब सबसे पहले हैलोजन का ऑक्सीडेशन करोगे, हैलोजन नहीं है तो OH आयन का, और OH आयन तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि सबके पास इक्वस सोल्यूशन होता है, सबके पास इक्वस सोल्यूशन होता है। तो निगेटिव आयन में तो बहुत सिंपल है, क्या, हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करो, नहीं तो OH आयन का ऑक्सीडेशन करो। क्यों, इक्वस सोल्यूशन होगा तो OH आयन तो सबके पास होगा, इक्वस सोल्यूशन होगा तो OH आयन तो सबके पास होगा। तो गौर से समझो, हमें हमें रिडक्शन किसका करना है, कैटायन का, ऑक्सीडेशन किसका करना है, एनायन का। अब देखो, हैलोजन है, हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करो, ये देखो ऐसे, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करो। OH आयन का ऑक्सीडेशन इस तरह से होता है, ये देखो, OH आयन का ऑक्सीडेशन इस तरह से होता है, ये देखिए, OH आयन का ऑक्सीडेशन इस तरह से होता है, ये देखो। यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करोगे, OH आयन है तो OH आयन का ऑक्सीडेशन करोगे, ऐसे। अब किसी बच्चे ने कहा सर करके दिखाओ, जैसे ये देखो, इक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, अब इसकी मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, सबसे पहले निकालो कैटायन, तो कितने कैटायन है भाई,
सोडियम आयन है और इक्वस सोल्यूशन है तो HN भी तो होगा भाई, वाटर भी तो है। अच्छा एनायन कौन है? एनायन कौन है? Cl आयन है और इक्वस सोल्यूशन है तो OH भी तो होगा। अब मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि कैटायन का क्या करोगे? रिडक्शन। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? कैटायन का क्या करोगे? रिडक्शन। अब कैटायन दो है, इसमें से किसका रिडक्शन किया जाए बताओ? कैटायन दो है, इसमें से किसका रिडक्शन किया जाए? उसका रिडक्शन करोगे जो ECS सीरीज में नीचे है। नीचे कौन है बताओ? कैटायन दो है, किसका रिडक्शन किया जाए? उसका रिडक्शन करेंगे जो ECS सीरीज में नीचे है। नीचे कौन है? लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, कुमार सानू। सानू मतलब सोडियम, सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे। या नीचे वाले याद रखो। हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए, इसमें सोडियम है नहीं तो ऊपर ही होगा। तो हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे? रिडक्शन। हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया, ये देखो ये बन गया हमारा क्या? कैथोड। क्यों? रिडक्शन कहां होता है? कैथोड में होता है। अच्छा अब एनायन का क्या करोगे? ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों में ऑक्सीडेशन किसका होगा? हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन, नहीं तो OHN का ऑक्सीडेशन। दो एनायन है ना, अब दो एनायन में किसका ऑक्सीडेशन करोगे? हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन, हैलोजन है, हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन, नहीं तो OHN का ऑक्सीडेशन। हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन, तो हैलोजन तो है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन कर दिया। अब दोनों को जोड़ दो, एनोड और कैथोड को जोड़ने से क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। एनोड और कैथोड को जोड़ने से क्या बन जाता है? सेल। जोड़ो। अब जोड़ते समय ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन नहीं बचने चाहिए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। तो ये देखो सेल रिएक्शन बनी, ये सेल रिएक्शन बनी, ये सेल रिएक्शन बनी। देखो ये +1 से 0, ये देखिए रिडक्शन, और ये -1 से 0 ऑक्सीडेशन। ये सेल रिएक्शन बनी। तो सेल रिएक्शन खुद लिखनी पड़ती है, समझ पाए कैसे लिखोगे? समझ पाए? अच्छा एक बच्चा कह रहा नहीं नहीं समझ पाए, चलो एक और करते हैं। इक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। चलो बताओ भाई इसमें कैटायन कौन कौन है? इसमें कैटायन बताओ कौन कौन है? इसमें कैटायन कौन कौन है? कैटायन है क्या? कॉपर आयन है और HN है। एनायन कौन कौन है? एनायन कौन कौन है? एनायन है OHN और सल्फेट आयन। मैंने क्या पढ़ाया है? कैटायन का क्या होगा? कैटायन का क्या होगा? रिडक्शन। मैंने क्या पढ़ाया है? कैटायन का क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा? कॉपर आयन या HN का? क्योंकि दो हैं। कैटायन का क्या करना है? रिडक्शन। मगर कॉपर आयन या HN दो हैं। नीचे कौन है? हाई कैप्सूल, हाई माने H, कैप्सूल माने कॉपर, नीचे कॉपर है तो कॉपर का रिडक्शन कर दो, कॉपर का रिडक्शन कर दो। रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है? कैथोड। अब OHN का ऑक्सीडेशन होगा या सल्फेट का? तो नीचे कौन है? OHN। OHN का ऑक्सीडेशन होगा या सल्फेट का? हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करो, नहीं तो OHN का। हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करो, नहीं तो OHN का। OHN के ऑक्सीडेशन की इक्वेशन थोड़ा याद रखना, नहीं तो इक्वेशन नहीं लिख पाओगे।
OH आयन की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन याद रखना, नहीं तो इक्वेशन लिखने में दिक्कत आएगी। ये देखो -1 से 0। अब क्या है, जोड़ दो, एनोड और कैथोड को जोड़ो। जोड़ते समय हमें क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन भी होना चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, लेफ्ट लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट राइट से जुड़ेगा। और क्यों मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। ये देखो, ये सेल आ गया, ये सेल आ गया, ये देखो। अब मुझे जरा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिक्रीज किया या इंक्रीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस तो कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहा है तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन बताओ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस? इसने सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है तो क्या है, रिमेन सेम। भाई ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा तो बढ़ेगा घटेगा कैसे, है ना, सेम रहेगा। अब ऑफ एच आयन बताओ और ओ एच आयन, अच्छा सॉरी पीएच, पीएच ऑफ सॉल्यूशन बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? अब देखो OH आयन कंज्यूम हो रहा है, OH आयन कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब H आयन बढ़ रहा है, OH आयन घट रहा है, OH आयन घट रहा है तो POH कम होगा और POH कम होगा। OH आयन क्या हो रहा है, घट रहा है, OH आयन घटेगा तो H आयन बढ़ेगा, H आयन बढ़ने का मतलब pH कम होना, H आयन बढ़ने का मतलब pH कम होना। क्यों, क्योंकि pH का फार्मूला ये है -log H आयन, मतलब ये OH आयन कम हो रहे हैं इसका मतलब H आयन बढ़ रहे हैं, क्योंकि OH आयन क्या करता था, H आयन को क्या करता था, H आयन के साथ मिलके वाटर बना लेता था। अब OH आयन तो इधर खर्च हो जा रहा है तो H आयन बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि H आयन को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि OH आयन तो यहां खर्च हो रहे हैं तो H आयन बढ़ गए, H आयन बढ़ने का मतलब pH कम हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनोड पे क्या हुआ, क्या कैथोड पे कोई गैस निकली या एनोड पे कोई गैस निकली? तो ऑक्सीजन गैस कहां पे निकल रही है, एनोड पे निकल रही है। कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर मास में कन्वर्ट हो रहा है ना, आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मास में, तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ये देखो कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट, मास में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आएंगे, अभी मैं कराऊंगा, अभी मैं कराऊंगा धीरे धीरे करके। अब देखो लास्ट एंड फाइनल, फिर इसके बाद कल कराऊंगा, मोल्टन, देखो सब लोग, मोल्टन NaCl। अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस को बताओ, इसमें कैटायन कितने हैं? तो जरा आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि वो इक्वस सॉल्यूशन है या मोल्टन सॉल्यूशन है। यदि इक्वस सॉल्यूशन है तभी H आयन और OH आयन आएगा। मान लो किसी ने इक्वस सॉल्यूशन हुआ ही नहीं, पिघला हुआ NaCl ले लिया, तो पिघले हुए NaCl में H आयन OH आयन कैसे आ जाएंगे? तो क्वेश्चन करते समय देख लेना कि इक्वस सॉल्यूशन लिया गया है कि मोल्टन सॉल्यूशन लिया गया, कि जो उसमें भागे चले जा रहे हो सब में H आयन OH आयन घुसे पड़े हो। अब जैसे ये देखो मोल्टन है, मोल्टन बोलते हैं इसी को, इसी के फ्यूज्ड बोलते हैं, फ्यूज्ड NaCl। अब यार कैटायन एक है, एनायन एक है, ये तो और आसान है। जब एक ही है तो बस उसी का होगा और किसी का होगा ही नहीं। भाई जब एक ही है तो उसी का होगा, तो ये और आसान है। मगर यहां गलती क्या हो जाती है, बच्चे यहां Cl आयन और OH आयन भी ले लेते हैं।
बच्चे यहां क्या करते हैं, HN और OH भी ले लेते हैं, जबकि ये मोल्टन है, पिघला हुआ है, इसमें पानी मिलाया ही नहीं गया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन। सेल रिएक्शन ये बनेगी, सेल रिएक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी, ये देखो। तो जरा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मोल्टन है, अच्छा हाँ मोल्डन नहीं है, मोल्टन होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्या है, ऐसा ना हो कि सबको इक्वस मान के भागे चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो, HNOHN डालते जा रहे हो और फिर निपट जाओ, ठीक है। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे किया जाता है, ये सारी डिटेल कल देंगे। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, शायद कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा या फिर 10-15 मिनट का बचेगा, बस कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा या फिर 10-15 मिनट का बचेगा। सारे बच्चे कंडक्टेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, सेल पोटेंशियल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन मत करना, इलेक्ट्रोलिसिस और बैटरी का क्वेश्चन ना करना। कल इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि कल मैं फराडे लॉ पढ़ा दूंगा, फराडे फर्स्ट लॉ, फराडे सेकंड लॉ, ये सब कल हो जाएगा और कल इन सारे टाइप के क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो आप गैल्वेनिक सेल के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कंडक्टेंस के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कल मिलूंगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखो अभी फेस्टिवल आने वाले हैं, और आने वाले क्या चालू हो गए हैं कल से, और लंबे लंबे फेस्टिवल है ना, पूरा नवरात्र चलेगा, फिर आपका वो आएगा, क्या बोलते हैं, दशहरा आ जाएगा, फिर दशहरा के बाद कुछ आता होगा, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर छठ पूजा आ जाएगी, और छठ पूजा के बाद शायद ईद आती है, ईद निकल गई है, बकरीद आती है शायद, 2 ईद होती ना, एक मीठी ईद है ना, फिर उसके बाद वो आ जाएगा, क्रिसमस आ जाएगा, ऐसे अब चलते रहेंगे। तो ये जो 1 महीना है इसको थोड़ा संभल के पढ़ाई कीजिएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेस्टिवल को एंजॉय ना करो, मगर पढ़ाई गड़बड़ ना होने पाए, आप अपने टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज रखिएगा, रंजाम आ जाएगा। हाँ, तो आप सब लोग ध्यान रखना कि अगले 1.5-2 महीने सबको याद रखना है। अच्छा, ईद नहीं आएगी, हाँ रमजान आएगा, हाँ कैब बता तो रहा है। तो ये 2-2.5 महीने आप सबको बैलेंस करके चलना होगा, बैलेंस करके, कि पढ़ाई में कहीं पर भी कोई ना आए। इसी वजह से मैंने 2 घंटे क्लास कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि देखो उस टाइम में छुट्टी होंगी, तो कभी क्या है, दिवाली की कुछ छुट्टी होंगी, कहीं दशहरे की छुट्टी पड़ी होगी, कहीं छठ पूजा की 1-2 छुट्टी पड़ी होंगी। तो मैं चाह रहा था कि छुट्टी हो मगर आपको इंपैक्ट ना आए, तो हमने क्या किया है, अब 2 घंटे कर दिए। तो 15-20 दिन 2 घंटे पढ़ाएंगे तो अपने आप 10-12 दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दिया अपने आप, क्योंकि मैं संडे को जब एक्स्ट्रा लेता हूं तो बच्चे का टाइम ज्यादा किल होता है, तो इसलिए मैंने पहले से 2 घंटे क्लास कर दिए। जैसे देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको पता होना चाहिए कब क्या करना है, बस। सारा बच्चा मेहनत करता है, सारी दुनिया मेहनत करती है, मगर सक्सेस कुछ लोगों को मिलती है जिनको यह पता होता है किस समय पे क्या किया जाए और कैसे किया जाए, बस। सारे लोग टैलेंटेड है, सब कुछ है। अब मैं यदि अभी लापरवाही करूंगा तो अब नवंबर में एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूंगा, संडे संडे पढ़ा रहा हूंगा, बच्चे को भी तकलीफ दे रहा हूंगा, अपने को भी तकलीफ दे रहा हूंगा, दोनों लोग तकलीफ में होंगे। बच्चा इसलिए तकलीफ में होगा क्योंकि यार उसके पेपर का पास समय आ रहा है और उसको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तुम धड़ाधड़ एक्स्ट्रा क्लास लगाए पड़े हो, उसको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो भाई आप थोड़ा दूर से प्लानिंग करके चलो ना बच्चे को तकलीफ ना हमें। 15 मिनट एक्स्ट्रा डेली पढ़ा रहा हूं, दोनों खुश हैं और दोनों लोग मस्ती में सारी चीजें करेंगे। चलो अब जल्दी से फिजिक्स की क्लास में जाओ, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।